स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की साइंस। क्लास 9th साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, यानी कि परमाणु और अणु। तो जैसे कि आप जानते हैं, अपने प्रीवियस लेक्चर में हम ये चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे। काफी सारे टॉपिक हमने इस चैप्टर के कवर कर लिए थे। तो आइए देखते हैं एक बार कि हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ चुके हैं, उनको एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। फिर आज का जो नया टॉपिक है हमारा, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। इंट्रोडक्शन के बारे में हमने पढ़ा था, फिर हमने केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज के बारे में पढ़ा था। हमने दो लॉज पढ़े थे बच्चों, ठीक। दोनों लॉज को अच्छे से डिफाइन किया था, इसके एग्जांपल्स अच्छे से पढ़े थे, ठीक। ये हमारा सेकंड लॉ। सेकंड लॉ से रिलेटेड हमने एक एक्सपेरिमेंट भी समझा था, ठीक। फिर हमने एटम्स के बारे में पढ़ा, यानी कि जो परमाणु होते हैं वो एक्चुअल में होते क्या है। तो हमने बेसिकली पढ़ा था कि ये क्या होते हैं, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, ठीक है। जैसे एक बिल्डिंग बनाने के लिए एक ईंट चाहिए होती है, ईंट को रख रख के क्या बनता है, एक दीवार बनती है, फिर कमरे बनते हैं, छत बनती है, फिर जाकर के बिल्डिंग तैयार होती है। वैसे ही एटम क्या है, किसी भी मैटर की क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। जैसे कोई भी मैटर, अगर हम इस पेन की भी बात करते हैं तो इसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, ये किससे मिलकर के बना है, एटम से मिलकर बना है। अगर हम ही हैं तो हम किससे मिलकर के बने हैं, स्मॉलेस्ट एटम से मिलकर के बने हैं, ठीक। तो हमने चैप्टर में पढ़ा था बच्चों कि एटम क्या है, इनडिविजिबल है। लेकिन आगे ये बात क्या होती है, चेंज हो जाती है, क्योंकि एटम को हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। उसके क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पर यही पढ़ना है। फिर हमने डिस्कस किया था कि एटम का जो साइज है वो बहुत छोटा होता है, ठीक। लगभग नैनोमीटर्स में हम इसकी मेजर को नापते हैं, लगभग 1/10⁹ मीटर 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। और एटम की अकेले की कभी भी हम रेडियस नहीं नाप सकते, क्योंकि वो साइज में बहुत छोटा होता है। तो एटम जब कंबाइन करते हैं तो हम उनकी क्या करते हैं, रेडियस को मेजर करते हैं, ठीक। अब पहले कुछ अलग अलग सिंबल्स दिए गए थे, है ना, एलिमेंट्स के। जो भी हमारे अलग अलग एलिमेंट्स से बनते, किससे, एलिमेंट्स एटम से मिलकर के बनते हैं एलिमेंट, ठीक। अब पहले जो है हमारे साइंटिस्ट जो थे डाल्टन, उन्होंने क्या दिए थे, अलग अलग सिंबल्स दिए थे। लेकिन ये सिंबल इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, आप देख पा रहे हो। हम कैसे इतने ज्यादा सिंपल याद करेंगे, इसीलिए हमने जो मॉडर्न डे है यहाँ पर सिंबल थोड़ा डिफरेंट है। जैसे कॉपर का Cu है, ठीक। किसने, IUPAC ने सिंबल दिए हैं। जैसे कि कैसे लिखा जाएगा, इसका रूल आपको पता होना चाहिए। रूल क्या है कि अगर जैसे हाइड्रोजन में तो एक ही हमारा लेटर है, लेकिन अगर कोई एलिमेंट में दो लेटर है, जैसे एल्यूमिनियम, तो फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल एंड द सेकंड लेटर शुड बी इन स्मॉल लेटर्स, ओके, ठीक। ये बात हो गई। उसके बाद हमने कहा कि कुछ एलिमेंट का जो नाम है वो अलग अलग तरीके से, देखो किसी का नाम तो उनके पहले और सेकंड लेटर से ले लिया, किसी का नाम उनके पहले और थर्ड लेटर से ले लिया, ठीक। लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनका नाम बिल्कुल ही अलग है और साइन बिल्कुल ही अलग है, ठीक। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि ये उनके लैटिन, जर्मन और ग्रीक नाम से लिए गए हैं। जैसे कि बात करें बच्चों फेरस की, यानी कि आयरन की, तो आयरन की बात करें तो आयरन IRON है, लेकिन इसका सिंबल Fe लिखा जाता है। क्यों, क्योंकि इसका लैटिन नाम फेरम है। क्या है, फेरम है। वैसे ही बात करते हैं सोडियम की, तो आप देख पा रहे हो कि सोडियम जो है इस तरीके से हमें दिख रहा है, SODIUM, लेकिन इसका जो सिंबल है वो होता है Na। क्यों, क्योंकि इसका जो नाम है वो क्या है, नेट्रियम, और इसके नाम से इसका सिंबल लिया गया। वैसे ही केलियम, पोटेशियम का केलियम से आता है, जबकि पोटेशियम तो P से स्टार्ट होता है। तो ऐसा क्यों है, उनके लैटिन, जर्मन और ग्रीक नाम से उनके सिंबल लिए गए हैं, ठीक। चलो, इतनी बात समझ में आ गई। फिर हमने कुछ एलिमेंट और उनके सिंबल्स के बारे में देखा था। तो सिंबल्स आपको याद कर लेने हैं, और आपको धीरे धीरे जब आप पढ़ोगे, चैप्टर में क्वेश्चंस करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो धीरे धीरे आपको सारे सिंबल्स याद हो जाएंगे बच्चों। चलिए, फिर हमने एटम के मास के बारे में बात की थी कि एटम का मास क्या होता है। एटम के मास को हम क्या बोल रहे हैं, एटॉमिक मास बोल रहे हैं, ठीक। तो क्या एटॉमिक मास होता है, 1 AMU क्या होता है, 1 AMU को कैसे डिफाइन किया जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। कार्बन के आइसोटोप्स कौन कौन से होते हैं, और ये जो कार्बन का 12 आइसोटोप है ये कैसे रिलेटेड है एटॉमिक मास से, ये हमने पढ़ लिया था,
ठीक, क्योंकि हम इसको एक रेफरेंस, स्टैंडर्ड रेफरेंस के रूप में लेते हैं और सारे ही एटम्स को इससे क्या करते हैं, मेजर करते हैं। किससे? 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम से। कार्बन एटम यानी कि कार्बन 12 एटम की बात हो रही है। तो आइसोटोप्स हमने पढ़े, जैसे कि कार्बन के क्या होते हैं, 3 आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स यानी कि बच्चों जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है, जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, सेम है, लेकिन इसके जो अदर आइसोटोप्स है उनका क्या होता है, मास डिफरेंट होता है। तो एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे कार्बन 6, क्या कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 आइसोटोप्स। ठीक, तो वैसे ही यहाँ पर तो जो ये 1 AMU होता है उसे कैसे हम डिफाइन करते हैं, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम, यानी कि कार्बन 12 एटम के 1/12 ऑफ कार्बन का जो ये मास होता है। ठीक, 1 एटम ऑफ कार्बन 12, 1 एटम की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको कैसे फ्रूट वेंडर वाली टेक्निक से लिया गया है ये हमने डिस्कस कर लिया था अपने प्रीवियस लेक्चर में। फिर हमने एटॉमिक मासेस के बारे में बात की थी कि अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग सिंबल तो होते ही है, साथ में एटॉमिक मासेस क्या है, डिफरेंट है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, जैसे हाइड्रोजन का तो 1 ही है, देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, वैसे यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट लिखा हुआ है, एटॉमिक नंबर ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन ये सब दिखाने के लिए। ठीक, वैसे एटॉमिक नंबर बच्चों जब भी हम लिखते हैं तो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। हम किसी भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट अगर हमारे पास एक्स एलिमेंट है, ठीक है, इसका क्या है, एक्स एलिमेंट का सिंबल है जो भी है, तो इसका एटॉमिक नंबर हमेशा यहाँ या यहाँ लिखा जाएगा। ठीक, क्या लिखा जाएगा, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर को बच्चों हम Z भी कहते हैं। ठीक, बाकी इसका एटॉमिक मास ऊपर लिखा जाएगा, और एटॉमिक मास को बच्चों A भी कहा जाता है। ठीक, जैसे हम बात करें कार्बन की, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और एटॉमिक मास है 12, तो इस तरीके से इसको लिखा जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं लिखा जाता, लेकिन यहाँ पर समझने के लिए अभी हमने यहाँ पर लिखा है, ताकि एटॉमिक नंबर से आप बस आपको एटॉमिक मास पे ध्यान देना है अभी। ठीक है, तो एटॉमिक मास कैसे कैसे बता सकते हैं हम, जैसे देखो कार्बन क्या है, इसका एटॉमिक नंबर 6, डबल कर दो एटॉमिक मास आ जाएगा। ठीक, और सोडियम 11, डबल कर दो क्या आ जाएगा, इसका एटॉमिक मास आ जाएगा, कितना होता है, अगर हम लमसम देखें तो 23 इसका एटॉमिक मास होता है। क्लोरीन 17, डबल कर दो, और डबल करके थोड़ा आगे कितना, 35.45। सल्फर डबल कर लो, 32 हो गया। वैसे मैग्नीशियम डबल कर लो, 24। नाइट्रोजन डबल कर लो, 14। सबका मास जो है डबल करने से नहीं हो, किसी का मास देखो डबल करके +1 करना पड़ेगा। जैसे 11 सोडियम है, तो 11 + 11 कितना हो गया, 22, +1 करना पड़ेगा तो एटॉमिक मास हो जाता है 23। ठीक, जैसे ऑक्सीजन का है 8, का डबल कर लो कितना हो जाता है, एग्जैक्ट मास तो 15.99 होता है, लेकिन हम लेते कितना है बच्चों, 16। तो जब हम कोई भी कैलकुलेशन करेंगे, जब हमें एटॉमिक मास मेजर करना होगा, जब जैसे हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां पर ये काम आएगा। ठीक, चलो इतनी बात हो गई थी। अगला, एटम एग्जिस्ट कैसे करते हैं ये भी हमने पढ़ लिया था कि एटम एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली कैसे, सॉरी, एटम एग्जिस्ट नहीं करते इंडिपेंडेंटली। अब वो अकेले नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि एटम्स होते हैं बहुत छोटे और बहुत ज्यादा रिएक्टिव। ठीक है, बहुत छोटे और बहुत ज्यादा रिएक्टिव, अब वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो अगर ऐसे ही अगर इन्हें कहीं पर छोड़ दिया जाएगा तो औरों से क्या करेंगे, कंबाइन होने की कोशिश करेंगे, औरों के साथ रिएक्ट करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए ये कभी भी इंडिपेंडेंटली यानी कि अकेले नहीं एग्जिस्ट करते, ये अकेले नहीं पाए जाते। हमेशा कैसे पाए जाएंगे, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में या आयंस की फॉर्म में। ठीक, कुछ होंगे जो हमेशा जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, वो होंगे जो स्टेबल होंगे पहले से, है ना, जैसे कि हमारे नोबल गैसेस होती हैं। तो नोबल गैसेस बच्चों पहले से ही क्या होती है, स्टेबल। नोबल गैसेस यानी कि जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, तो ये हमारी सारी क्या है, नोबल गैसेस हैं, जो पीरियोडिक टेबल में सबसे लास्ट में रखी जाती है, ग्रुप 18 में। ठीक है, तो उस ग्रुप को भी इनर्ट गैस ग्रुप या नोबल गैसेस का ग्रुप भी कहा जाता है। ठीक, तो जो भी ये हमारी नोबल गैसेस हैं, ये इनर्ट गैसेस हैं, ये कैसी होती हैं बच्चों, स्टेबल होती हैं, यानी कि ये किसी और के साथ रिएक्ट अप करना ही नहीं चाहती, क्योंकि पहले से स्टेबल हो चुकी है। और हर चीज क्या चाहती है अपनी लाइफ में, स्टेबिलिटी चाहती है। हर एक एलिमेंट क्या चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। तो ये जो ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स हैं, ये पहले से क्या है, स्टेबल है। ठीक, अब जब ये पहले से स्टेबल है तो ये दूसरे के साथ रिएक्ट क्यों करेंगे, इसीलिए ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट हो सकते हैं।
ठीक। लेकिन जितने भी बाकी हमारे एलिमेंट है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं होंगे। क्यों? एक तो पहले तो उन्हें क्या होना है, रिएक्ट करके क्या करना है, स्टेबिलिटी को अचीव करना है। क्यों रिएक्ट करते हैं एटम? अब रिएक्ट भी तो इसीलिए कर रहे हैं ना, ताकि वो क्या होना चाहते हैं, नोबल गैसेस की तरह स्टेबल होना चाहते हैं, या नोबल गैसेस की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको अचीव करना चाहते हैं। ठीक। चलो, तो हमने कहा कि जो एटम है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेंगे। वो कैसे एग्जिस्ट करेंगे? वो या तो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होंगे या तो आयंस की फॉर्म में होंगे। ठीक। तो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में कंबाइन कर लेंगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में कंबाइन कर लेंगे, और इस तरीके से मॉलिक्यूल बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा, जो अलग अलग एटम जो है। अच्छा, यहाँ पर दो चीजें हैं। देखो, यहाँ पर देखो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम एलिमेंट का मॉलिक्यूल है ना, सेम एलिमेंट, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो इसको हम बोलते हैं एलिमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल। क्या कहा जाता है? एलिमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल। क्या कहा, आपको ध्यान में रखना है बच्चों, एलिमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। ये क्या है? कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक से ज्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन हो रहे हैं। देख पा रहे हो, यहाँ पर H2O बन रहा है, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है। वैसे ही यहाँ पर भी 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन कंबाइन होकर के कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। अगर हम बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो 1 कार्बन और 1 ऑक्सीजन मिल करके बना रहे हैं। दोनों क्या है? डिफरेंट एलिमेंट है। ठीक। तो ये दो क्या है, दो अलग, वैसे तो एक ही चीज है लेकिन दो अलग अलग चीजें हो गई यहाँ पर। ठीक है, वो क्या है वो हम पढ़ गए। ठीक है, फिर बात करते हैं, या तो वो आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। अब आयंस की फॉर्म में भी दो तरीके से एग्जिस्ट कर सकती हैं, या तो कैटायंस या तो एनायंस। अब कैटायंस एनायंस में भी ये दो तरीके से, या तो ये सिंपल आयंस हो या तो ये कंपाउंड आयंस हो। अब सिंपल आयंस यानी कि देखो, कैटायंस और एनायंस क्या है, इसको एक बार देख लेंगे बच्चों। देखो, कैटायंस जिनमें पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे कि H पॉजिटिव क्या हो गया, कैटायन हो गया। देखो, जो इसका पेरेंट एटम है, पेरेंट एटम क्या था, हाइड्रोजन था। अब हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, डोनेट कर दिया। अब जो किसी को चीजें देता है, कुछ देता है, तो वो क्या हो जाता है, एक बड़ा आदमी, यानी कि उसमें क्या होता है, एक पॉजिटिविटी आ जाती है। तो इसीलिए हाइड्रोजन में क्या आ गई, पॉजिटिविटी। वैसे ही कैल्शियम मैग्नीशियम सोडियम में भी पॉजिटिविटी, क्योंकि इन्होंने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है किसी को। वैसे ही क्लोरीन की बात जब हम करते हैं बच्चों, तो क्लोरीन क्या कर रहा है, किसी से इलेक्ट्रॉन मांग रहा है, किसी से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ठीक है, तो जो किसी से पहले ही मांगता रहता है चीजों को, उसमें क्या आ जाती है, एक नेगेटिविटी आ जाती है, इसीलिए इसमें क्या आ गई, नेगेटिविटी। ठीक। तो जो पेरेंट एटम था, उसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, किसी से क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को लिया। ठीक, इसीलिए इसमें क्या आ गया, Cl नेगेटिव चार्ज, जैसे OH में भी नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक, सिंपल। तो ये होते हैं हमारे कैटायन जिनमें पॉजिटिव चार्ज होता है, और वो होते हैं एनायन जिनमें नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक। अब बात रही याद रखने की कि आपको कैटायन एनायन याद कैसे रहेंगे, तो आपको सिर्फ एनायन याद करना है, कैटायन अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको पता है पॉजिटिव चार्ज किसमें है, तो आप पता चल जाएगा ना, दूसरे में अपोजिट वाले में तो नेगेटिव चार्ज ही होगा। तो आपको सिर्फ एक याद करना है, तो आपको याद कर लेना है एनायन। एनायन का मतलब क्या होता है बच्चों, अ नेगेटिव आयन। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, एनायन यानी कि अ नेगेटिव आयन। तो ये Cl क्या है, एक एनायन, OH नेगेटिव क्या है, एक एनायन, SO4 नेगेटिव क्या है, एक एनायन। ठीक। चलो, अब यहाँ पर आप दो तरीके की चीजें देख पा रहे हो, दो तरीके के आयन्स आप देख पा रहे हो। एक तो सिंपल आयन आपको देख रहे हैं, जैसे H पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। ये क्या है, एक ही एलिमेंट के कैटायन है या एनायन है। जैसे क्लोरीन का कैटायन, क्लोरीन का एनायन है, ये सोडियम का कैटायन है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट चीज भी दिख रही होगी, PO4 नेगेटिव, SO4 नेगेटिव, OH नेगेटिव, है ना। तो ये जो आयन्स है बच्चों, ये कैसे आयन्स है, ये सिंपल आयन्स नहीं है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स आयन्स है, यानी कि एक से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर के बने हुए हैं। तो इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक। तो एक एक पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलिए, तो वैसे हमने डिस्कस को कर लिया था अपने प्रीवियस लेक्चर में। अब बात करते हैं मॉलिक्यूल, क्योंकि मॉलिक्यूल क्या है, अ मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर एलिमेंट, टू और मोर एटम्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस। यानी कि मॉलिक्यूल क्या है, ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम, यानी कि दो या दो से अधिक एटम आपस में क्या है, केमिकली बॉन्डेड है। कैसे? अट्रैक्टिव फोर्सेस से। कैसे बॉन्डेड है आपस में, अट्रैक्टिव फोर्सेस से, है ना। अगर हमने कहा यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक क्लोरीन है। ठीक।
अब ये दोनों अलग अलग हैं तो अभी तो ये मॉलिक्यूल बने ही नहीं। अब जब इनके बीच में क्या होगी, ये फोर्सेस आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तभी तो मिल करके क्या बनेगा, HCl बनेगा। तब क्या बन जाएगा हमारा, HCl बन जाएगा। कैसे बना, इनके बीच में क्या थी, अट्रैक्टिव फोर्सेस थी, जिनकी वजह से ये क्या आ गए, केमिकली बाउंड टुगेदर हो गया, यानी कि एक साथ आ गए। ठीक, अब ये मॉलिक्यूल बनते क्यों हैं, क्यों बनते हैं, जो कि हमने अभी डिस्कस किया, क्योंकि एटम बच्चों, जो एटम होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट क्यों नहीं करते, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव होते हैं, इस वजह से इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। अब रिएक्टिव क्यों होते हैं, क्योंकि ये अनस्टेबल होते हैं, इस वजह से रिएक्टिव होते हैं, स्टेबिलिटी को अचीव करना चाहते हैं। इस वजह से ये क्या करते हैं, अलग नहीं रहते, रिएक्टिव होते हैं और अपने ही जैसे एटम के दूसरे एटम के साथ कंबाइन कर लेंगे, या किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ कंबाइन कर करके क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूल बना लेते हैं। ठीक, अब एक तो ये इस तरीके से मॉलिक्यूल बनाते हैं जब ये अपने ही एलिमेंट से कंबाइन कर रहे हैं। जैसे देखो H2 है, O2 है, तो ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन ने अपने ही जैसे ऑक्सीजन एटम से कंबाइन करके O2 बना दिया। यहाँ पर हाइड्रोजन ने अपने ही जैसे हाइड्रोजन से कंबाइन करके हाइड्रोजन गैस बना दी। गैस या कुछ और भी चीज जो भी उन्हें बनाना है, ठीक है, तो अपने ही मॉलिक्यूल से कंबाइन करके बनाया। लेकिन यहाँ पर मीथेन का मॉलिक्यूल अगर दिख रहा है, तो यहाँ पर मीथेन में क्या हो रहा है, कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ क्या करके बॉन्ड बनाया है ना। कार्बन ने क्या किया, 4 हाइड्रोजन अलग अलग दूसरे एलिमेंट के साथ बनाया है। ठीक, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन ने दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ क्या बनाया है, बॉन्ड बनाया है। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर दो तरह के मॉलिक्यूल हमें दिखते हैं। एक तो जो अपने ही एलिमेंट से बने, एक ही एलिमेंट के एटम से बने हुए होते हैं, और दूसरी चीज जो डिफरेंट एलिमेंट के एटम से मिलकर के बने हुए होते हैं। तो दो चीजें यहाँ पर, the smallest part of an element or a compound that can exist independently and shown the properties of that substance। तो हम कह सकते हैं कि इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल या कंपाउंड जो क्या करता है, फ्रीली एग्जिस्ट करता है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। जैसे एटम तो अकेला करेगा नहीं इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट, तो कैसे करेगा, जब वो मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी एलिमेंट का, जो क्या करता है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, एंड शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस, और उस सब्सटेंस की, उस पदार्थ की सारी विशेषताओं के बारे में, सारी प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है। ठीक, तो ये तो बात हो गई मॉलिक्यूल की। तो ये बच्चों आपको नोट कर लेना है कि मॉलिक्यूल क्या होता है। चलिए बच्चों, तो अब बात करते हैं मॉलिक्यूल क्या है और मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या है। जैसे कि मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट अभी हमने डिस्कस किया था। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या है, यानी कि जब कोई मॉलिक्यूल एक ही एलिमेंट के एटम से बना हुआ है। जैसे ये O2 हमें दिख रहा है, ठीक, या O3 हमें दिख रहा है। तो ये O2 और O3 में क्या सेम चीज दिख रही है हमें, देखो O2 और O3 में क्या दिख रहा है कि ये ऑक्सीजन एटम है ना, ऑक्सीजन एलिमेंट, उसके ही एटम से मिलकर के बना है O2 ऑक्सीजन। वैसे ही हमारे जो ओजोन मॉलिक्यूल है, ये भी ऑक्सीजन, जब 3 ऑक्सीजन मिली तो उससे बन गया। ठीक, लेकिन अगर हम बात करते हैं CO2, तो क्या ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है, नहीं, ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, दो अलग अलग एलिमेंट है। ठीक, चलो, तो इतना तो हमने समझ लिया कि मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट हम किसे कह रहे हैं, कि जहां पर क्या हो रहा है कि सेम तरह के एटम से कोई मॉलिक्यूल बन रहा है। तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट मीन्स या मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, जो सेम तरह के, यानी कि एक ही तरह के एटम से मिलकर के बन रहा हो। ठीक, अब जैसे बात करते हैं आर्गन। अब कुछ एलिमेंट है, जैसे कि आर्गन है, हीलियम है, या हम कहते हैं अदर हमारी जो भी नोबल गैसेस हैं, तो उसमें क्या होता है, मेड अप ऑफ ओनली वन एटम। तो ये सिर्फ एक एटम से भी बन सकते हैं, सिर्फ एक एटम से बनते हैं। ठीक है, जबकि ये ऑक्सीजन एक एटम से नहीं बन सकता, क्योंकि वही बात है, क्योंकि इसका जो एक एटम होगा वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, रिएक्टिव होगा, दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा ही करेगा। ठीक, क्योंकि क्या होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, स्टेबिलिटी अचीव करना चाहते हैं। लेकिन आर्गन है, हीलियम है, जेनॉन है, ये सारे क्या है, हमारे नोबल गैसेस हैं, पहले से ही क्या है,
स्टेबल हैं, ठीक। तो ये इतने ज्यादा, ये क्या होते हैं, ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते, ठीक। इसी वजह से क्या होते हैं, ये एटम्स में एक सिंगल एटम से भी बने होते हैं, ठीक है, एक तरह के एटम से ही बने हुए होते हैं, सिर्फ एक ही एटम से। जैसे आर्गन, तो हम कह रहे हैं ये क्या है, एक एटम है आर्गन का, ये एक एटम है हीलियम का, ठीक। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स हैव मोर देन वन एटम। तो जो भी हमारे नॉन मेटल्स होते हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें एक से ज्यादा एटम होते हैं, ठीक। चलिए, तो ऑक्सीजन, जैसे कि ऑक्सीजन डायटोमिक है, डायटोमिक किसे कहा जाएगा बच्चों, जिसमें दो क्या है, एटम है, ठीक। डाय यानी कि दो, एटॉमिक यानी कि एटम, मॉलिक्यूल, तो ये क्या है, एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है। वैसे ही अगर हम ओजोन की बात करें तो इसमें तो तीन एटम्स है, तो ये क्या है, एक ट्राई एटॉमिक एलिमेंट है, ठीक है, सॉरी ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक। तो ये डाई एटॉमिक है, अगर ये क्या है, डाई एटॉमिक है, तो ये क्या हो गया बच्चों, ट्राई एटॉमिक। अगर हम P4 की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि चार फॉस्फोरस मिल करके बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, टेट्रा एटॉमिक। अगर हम S8 की बात करें तो इसमें क्या है, 8 एटम्स है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या हो जाएगा, पॉली एटॉमिक, ये क्या हो जाएगा, पॉली एटॉमिक, ठीक। तो यहाँ पे दो तीन चीजें हमने अभी समझी हैं। अब जैसे ओजोन 3 इज मेड अप ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम, ठीक। जैसे ओजोन 3 ऑक्सीजन एटम से, तो ट्राई एटॉमिक ये हो गया, डायटोमिक, ट्राइएटॉमिक, टेट्रा, पेंटा। फिर अगर इससे ज्यादा है, जैसे दो तीन से ज्यादा है अगर, तो हम पॉली एटॉमिक ही उसको बोल देते हैं। तो जैसे P4 है तो इसको हम सिंपली पॉली एटॉमिक भी कह सकते हैं, ठीक, क्योंकि ज्यादा इसमें क्या है, एटम्स है। चलिए, तो नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी, और इसी को क्या कहा जाता है बच्चों, एटॉमिसिटी कहा जाता है, कि कितने नंबर ऑफ एटम है एक मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, उसी को क्या कहा जाता है, एटॉमिसिटी। अगर आपको कहा जाए कि ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी निकालिए, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की, तो आप क्या देखेंगे, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 2। यहाँ पर 3 ऑक्सीजन एटम है तो एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 3। वैसे यहाँ पर आपने देखा कि 8 सल्फर है तो एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 8। यहाँ पर 4 सल्फर है तो एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 4। यहाँ पर एक ही आर्गन है तो एटॉमिसिटी 1, यहाँ पर एक ही हीलियम है तो एटॉमिसिटी 1, ठीक। इसके अलावा और भी कोई मॉलिक्यूल है अगर, तो उसमें जितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है वही क्या हो जाएगी, उसकी एटॉमिसिटी। तो अगर आपसे किसी भी मॉलिक्यूल का एटॉमिसिटी के बारे में पूछा जाए कि आप एटॉमिसिटी बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली वहां पर कितने एटम्स है आपको फॉर्मूला देख लेना है, फॉर्मूला लिखा हुआ होगा, फॉर्मूले में आपको काउंट कर लेने कितने एटम है, वही इसकी क्या बन जाएगी, एटॉमिसिटी बन जाएगी। क्वेश्चन हम करेंगे बाद में। चलिए, metals and elements like carbon consist of a large infinite number of atoms bonded together। तो जैसे metals है और एलिमेंट्स है, जैसे कि कार्बन है, तो ये क्या कंसिस्ट करते हैं, इनमें क्या होता है, लार्ज और इनडेफिनिट नंबर ऑफ एटम्स बॉन्डेड टुगेदर। तो इनमें बहुत ज्यादा नंबर्स ऑफ एटम्स होते हैं जो इनके साथ जुड़े हुए होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे बच्चों। चलिए, तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या होता है, जैसे कि सेम सेम बने हुए होते हैं, जैसे हमने कहा Cl2 H2O2 N2, ठीक है, फॉस्फोरस मॉलिक्यूल जो सेम ही एलिमेंट से बने हुए, जैसे ये क्या है, P4 है, ये क्या है, S8 है। अगर हम इनकी एटॉमिसिटी की बात करें तो इसकी एटॉमिसिटी 1 1, 2 2 2 2, सबकी एटॉमिसिटी कितनी है, 2 2, यानी कि 2 2 एटम कंबाइन। यहाँ पर एटॉमिसिटी कितनी है, 4, यहाँ पर एटॉमिसिटी कितनी है, 4 4 8, ठीक। चलिए, जैसे यहाँ पे आर्गन क्या है, मोनो एटॉमिक है। मोनो एटॉमिक क्यों है बच्चों, क्योंकि एक ही एटम से बना है, इसीलिए क्या है, मोनो एटॉमिक। वैसे ही ऑक्सीजन क्या है, डाई एटॉमिक, क्योंकि 2 एटम से बना है। हाइड्रोजन क्या है, डाई एटॉमिक। नाइट्रोजन भी क्या है, डाई एटॉमिक। क्लोरीन क्या है बच्चों, Cl2 डायटोमिक, देखो ना, Cl2 डायटोमिक, N2 H2O2, ये दोनों क्या है, सिंगल है, ARHE, ठीक है। फॉस्फोरस P4, सल्फर S8, ये क्या हो गया, टेट्रा एटॉमिक, ये क्या हो गया, पॉली एटॉमिक। तो ये आपको नोट कर लेना है एग्जाम्पल्स, ठीक है। और इससे आप क्या पता लगा सकते हैं, एटॉमिसिटी के बारे में, ठीक है। तो एटॉमिसिटी या तो हम ऐसे बोल देंगे एटॉमिसिटी मोनो एटॉमिक है, डाई एटॉमिक है, या हम कहें एटॉमिसिटी एक है, दो है, दो है, दो है, दो है, चार है, यहाँ पर एटॉमिसिटी। यहाँ पर पॉली एटॉमिक है, लेकिन अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला देख करके या स्ट्रक्चर देख करके हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या है, 8 एटम्स है, ठीक। तो 8 क्या होगा, इसकी एटॉमिसिटी होगी। चलिए बच्चों, तो नोट कर लीजिए इसे, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए बच्चों, तो आज हमने एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, आयंस क्या होते हैं, एटॉमिसिटी क्या होती है। बाकी के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत